जय हिंद दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जहाँ जहाँ हमारे विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री जा रहे होते हैं या किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री आ रहे होते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ सिग्नल्स चल रहे होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको एनालाइज अगर कर लिया जाए तो भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आज इसी तरीके की भारत की एक चाल के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, जहां भाई भारत की विदेश नीति पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सेंट्रिक होती थी कश्मीर मामले में, और पाकिस्तान की विदेश नीति इंडिया सेंट्रिक होती थी और कश्मीर उसमें मेन इशू होता था। पाकिस्तान अपने दोस्त बनाए जा रहा है और पहले से वो इस्लाम का साथ लेके आगे बढ़ रहा था। इंडिया अब अपने दोस्त बना रहा है और इस हद तक बना रहा है कि कुछ कहने की हद नहीं। लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब धीरे धीरे चाइना सेंट्रिक होने शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी भी उसमें पाकिस्तान एक सेंटर पोजीशन पर इसलिए है क्योंकि इंडिया को चाइना पाकिस्तान के नाम पर घेरना चाहता है, और इंडिया को पता है कि अगर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, कमज़ोर कर दिया या बिल्कुल जिसे कहते हैं अधमरा कर दिया तो चाइना से निपटना आसान होगा। ये पूरी फॉरेन पॉलिसी समझिए या पूरी विदेश नीति और उसका इम्पैक्ट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब तक आप देख के अगर हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो कंटेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अपने दोस्तों को भी बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। असलियत में मामला दोस्तों ये है, चाइना का सबसे बड़ा जो दुश्मन आज के दिन इस खित्ते में है और एशिया के अंदर उसके डोमिनेंस को रोकने की, चाइना के डोमिनेंस को रोकने की कोई देश अगर हिम्मत कर पा रहा है तो वो इंडिया है। और वहीं पर अगर इंडिया और दूसरी तरफ, लेकिन चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना के ईस्ट में खड़ा है अमेरिका, जो कि ताइवान, एक तरफ ताइवान को सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ जापान को सपोर्ट करता है, तीसरी तरफ साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, चौथी तरफ फिलीपींस को सपोर्ट करता है। यानी चाइना अभी कंफ्यूज है कि वो अमेरिका से कैसे भिड़े। दूसरी तरफ अमेरिका यहाँ पर खड़ा हुआ है और अमेरिका यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं है, क्योंकि इंडिया का अपना एक कैलिबर इस हद तक है कि वो अकेला ही चाइना को धूल चटा सकता है, कम से कम अधमरा कर सकता है। और दोनों पावर्स अगर आपस में भिड़ी तो ये बिल्कुल ऐसी लड़ाई होगी जिसमें हारने वाला जो है उसकी 10 हड्डियां टूटी और जीतने वाला जो है वो उसकी 7 हड्डियां टूटी, और दोनों के दोनों बेड पर हैं। जीतने वाला खड़े होने लायक नहीं है और उसको पड़े पड़े ही विजेता घोषित कर दिया गया है। यानी बहुत बुरी मचने वाली है, बहुत बुरी बजेगी अगर दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई तो। और चाइना इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि इंडिया से अगर आप भिड़ जाएंगे और सीधे सीधे भिड़ जाएंगे तो दुनिया आपके खिलाफ वैसे ही है और दुनिया आपकी वैसे ही बैंड बजाना शुरू कर देगी और आप फंस जाएंगे। इसलिए चाइना ने एक तरीका निकाला और अपने साथ कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को मिलाने की। कोशिश क्या कर रहा है, सफलतापूर्वक मिला चुका है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। चाइना चाहेगा इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ एंगेज रहे और पाकिस्तान के साथ एंगेज रहे, पाकिस्तान के साथ आर्मी या पाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी वहीं बॉर्डर पे मौजूद रहे या वहीं उलझी रहे और चाइना की तरफ देखने की हिम्मत ना करे या चाइना की तरफ इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना कर पाए, ताकि चाइना अमेरिका के जो बाकी दोस्त हैं उनसे निपट सके। ये चक्रव्यूह चल रहा है और इंडिया और पाकिस्तान के बीच का यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकेशन है जिसके ऊपर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, वो है कश्मीर। इंडिया ने काफ़ी हद तक कश्मीर के अंदर अपनी परिस्थितियों को सुधार लिया है, कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कश्मीर एक इशू है।
यहां पर पाकिस्तान जो है कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उठाता है और कहीं ना कहीं एसोसिएशन बनाने की कोशिश में लगा रहता है। और पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी खास बात यह है कि पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से है कि दुनिया के अंदर वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो असलियत में गेटवे है अफगानिस्तान का, गेटवे है सेंट्रल एशिया का, और काफी हद तक इंडिया के लिए ये एक सरदर्दी भी है। और अगर ये पूरे का पूरा इसे कहा जाता है, ये 5 देश जो हैं ये सेंट्रल एशिया कहा जाता है इन्हें, और अफगानिस्तान भी कहीं ना कहीं इसी सेंट्रल एशिया का एक और देश है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री होने की वजह से इस्लामिक वर्ल्ड या इस्लामिक दुनिया की समर्थन लेते हुए देर नहीं लगाता और पूरी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को अपने साथ खड़ा रखता था और कश्मीर मामले में ओआईसी की मदद लगातार लेता रहता था और अभी भी लेता रहता है। अब इंडिया हमेशा इस चीज़ से परेशान रहता था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया बदल रही है, जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, और इस बदलती जियोपॉलिटिक्स को अगर आप उठाकर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशंस हैं वो इंडिया के फेवर में आ रही है। अगर इन सिचुएशंस को आप देखते हैं तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि असलियत में सिनारियो क्या है। असलियत में मैं आज चाइना के मामले में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं डिस्कस करना चाहूँगा इंडिया और इंडिया के इंटरेस्ट्स के बारे में। अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में उठाकर देखें तो यहाँ पर इंडिया ये प्रेजेंट है। इंडिया एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता एक देश है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब औद्योगिक यहाँ पर विकास हो रहा है। उद्योगों के विकास के ऊपर ये कंट्री लगातार, यानी हमारा कंट्री लगातार कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़े। और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मार्केट, यानी बाजार। अब बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार अलग अलग जगहों पे अलग अलग हैं। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वो अफ्रीका के अंदर जितने भी बाजार हैं उन तक सीधी सीधी पहुंच रखता है। इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इस तरीके से है कि वो अरब वर्ल्ड के ऊपर भी सीधी सीधी पहुंच रखता है। लेकिन इंडिया अगर यूरोप की तरफ देखे तो इंडिया को यूरोपियन कंट्रीज तक जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता इस तरीके से मुंबई से इस रूट से जाना पड़ेगा। यहाँ स्वेज कैनाल से होते हुए काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को अगर यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसी इंडिया को अगर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जाना पड़ जाए, यानी ये नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या इन जैसे देशों में जाना पड़ जाए, तो यहाँ से मुंबई से कोई भी जहाज़ चलेगा, इधर स्वेज कैनाल से होगा, इसे पूरा क्रॉस करेगा और तब जाके कहीं यहाँ पर पहुँच पाएगा। यानी इसे इतना लंबा रास्ता ट्रैवल करना पड़ेगा। जबकि चाइना यहाँ क्या करता है, बीआरआई डेवलप करके एक रूट ऐसे बना लिया और यहीं से बीआरआई डेवलप करके एक रूट ऐसे बना लिया। यानी जहां इंडिया को अगर ये वाला ट्रांजिट रूट मिल जाता है पाकिस्तान से होता हुआ, तो इंडिया के सामान पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन बचेंगे और 30% कॉस्ट कम आएगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो 30% कम हो जाएगी। इससे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी, उनको फ़ायदा होगा, वो चाइना से पहुंचने वाले सामान से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो पाएंगी। और क्या, 30% ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब ये है कि चाइना जो है जिस सामान को इंडिया से पहले ही सस्ता प्रोड्यूस कर पा रहा है, अब वो ट्रांसपोर्ट के अंदर भी सामान को बचा के, आज कॉस्ट को बचाकर अपना सामान और सस्ता बेच पाएगा और इंडिया की कंपनीज और प्रोडक्ट्स के लिए महंगा पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, समझिए इस चीज को। अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इंडिया, सोच कर देखिए, छोटी सी एक वो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो जाए, यस,
क्या नाम है, IMF की एक रिपोर्ट आई थी, ग्लास हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर दोस्ती हो जाती है तो इस पूरे बांग्लादेश से लेकर जो रूट चलेगा अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक चलेगा, इसके अंदर $37 बिलियन का ट्रेड पोटेंशियल है। और ये $37 बिलियन तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ट्रेड पोटेंशियल है, जो आज के दिन सिर्फ और सिर्फ $3 बिलियन के आसपास का होता है। यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 90% ट्रेड बढ़ेगा। और अगर पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन से कमाना चाहे और इंडिया को अपने यहाँ से ट्रांजिट दे दे यानी जाने का रास्ता दे दे, तो इंडिया का ये यूपी बिहार यानी नॉर्थ वाला जो इलाका है ये तो डेवलप होगा ही होगा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ टोल लेकर करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है, और हो सकता है कई बिलियंस में कमाए, डॉलर में कमा सकता है। लेकिन पाकिस्तान है, वो जिंदा ही भारत से जहर उगलने के अंदर है। तो जिसके खिलाफ जहर उगल रहा है उससे तो कमाने की वो सोच भी नहीं सकता। अब ऐसे में इंडिया ने एक नया रास्ता ढूंढा, और नया रास्ता इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी लगा। इंडिया ने अब भाई ऑब्वियस सी बात है, या तो पाकिस्तान से बिल्कुल घुटने टेक दो, पाकिस्तान मानने वाला तो फिर भी नहीं है, कुत्ते की दुम है सीधी होगी नहीं। तो इंडिया ने एक अल्टरनेट निकाला था, सन 2000 के आसपास की बात है। सन 2000 से वो अल्टरनेट निकाला। वो अल्टरनेट ये था कि इंडिया जो है वो ईरान पहुंचे, ईरान से वो अफगानिस्तान, ईरान से वो सेंट्रल एशिया, और ईरान से ही वो एक रास्ता ऐसे डेवलप करे जिससे हम ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पहुंच सकते हैं अलग अलग रास्तों से। इंडिया ने इसे नाम दिया नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। अब जब ये नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का रास्ता डेवलप हुआ तो असलियत में डेवलप नहीं हुआ, इसके बारे में सोचा गया। लेकिन 2000 के अंदर इंडिया इतना ज़्यादा इकोनॉमिक पावर नहीं था, और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को अभी भी लीवरेज मिली हुई थी। ईरान के ऊपर ज़बरदस्त सैंक्शंस लगे हुए थे। अमेरिका ईरान को फूटी आंख नहीं देखना चाहता था, अब ईरान अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाता था। और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर वॉर चल रहा है, सेंट्रल एशिया के अंदर आप जा नहीं पा रहे, इंडिया हालात खराब में था। लेकिन यहां पर असलियत में कुछ सिस्टम्स चेंज होने शुरू हुए, और इस समय पर कुछ नए हालात बने। लेकिन उस नए हालात में जो पाकिस्तान है उसे जो अरब वर्ल्ड का एक साथ था वो इस समय पर मिलना हो गया बंद। अरब देशों का साथ मिलना बंद हो गया। अब के हालात में अफगानिस्तान वॉर खत्म हो चुका है। चाइना जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट में आ चुका है, और अमेरिका इस चीज़ को समझ चुका है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और पाकिस्तान पूरे तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हो चुका है। और अफगानिस्तान के हालात ने पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है, और यूरोपियन नेशंस जो हैं, यूरोपियन दुनिया जो है वो पाकिस्तान से खूब अच्छे तरीके से नाराज़ चल रही है। ऐसे में अमेरिका भी जानता है कि इस एरिया में अमेरिका को एक दोस्त की ज़रूरत है, और वो दोस्त पॉसिबली अब पाकिस्तान ना होकर ईरान हो सकता है। और जिस समय से बाइडन की यहाँ पर सरकार आई है, हालांकि अमेरिका यहाँ पर बहुत हालात ख़राब में है, लेकिन जिस तरीके से बाइडन की सरकार यहाँ पर आई है, और बाइडन की सरकार ईरान से जो न्यूक्लियर डील है वो किसी भी सिचुएशन में कर लेना चाहती है, उससे कहीं ना कहीं हालात इंडिया के पक्ष में भी हुए हैं। हालांकि इंडिया ने उस बुरे हालात का भी काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाया,
और फायदा इस हद तक उठाया कि ईरान को भले ही नाराज किया, अरब वर्ल्ड को सपोर्ट किया। और मेरा अपना मानना ये है कि उस क्रिटिकल सिचुएशंस में जब इंडिया और अमेरिका और चाइना अपने आप में सींग पनाए खड़े थे, या सींगों को एक दूसरे से मतलब ये कहना ना, जैसे लॉक्ड द हॉर्न्स वाली कंडीशंस में थे, उस समय पर इंडिया ने कश्मीर का स्टेटस चेंज करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था। और अब जिस तरीके से ईरान और इंडिया अमेरिका के बारे में पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, इंडिया को अब वही रास्ता यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर को डेवलप करने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ बीच में अजरबैजान, पहले कौन था? अजरबैजान 2000 के अंदर वहाँ पर अजरबैजान था। हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2018-19 के आसपास बाकू पहुंची। वहाँ दुनिया के सबसे पुराने गणेश मंदिरों में से एक गणेश मंदिर बाकू के अंदर मौजूद है। वहाँ बाकायदा गणेश स्तोत्र लिखा हुआ है। इसका मतलब सोचिए कि अजरबैजान के साथ हमारे कितने पुराने संबंध रहे होंगे, या हिंदू धर्म का वहाँ पर भी कोई ना कोई जड़ तो रही होगी। लेकिन अब यहाँ पर जो हैं अज़ेरी लोग रहते हैं, और ये जो अज़ेरी हैं ये वैसे तो सुन्नी धर्म को मानते हैं, लेकिन एथनिकली वो टर्क्स हैं। अब कहानी को दोबारा समझिए। टर्क्स, इधर एक देश टर्की है, और टर्की के अंदर एक प्रधान राष्ट्रपति इस समय पर मौजूद हैं, रेचेप तय्यप एर्दोगन। ये जो रेचेप तय्यप एर्दोगन है, जिसे हम रेचेप तय्यप एर्दोगान कहेंगे, भाई हम तो भारतीय एसेंट में बोल रहे हैं। ये जो एर्दोगान है ये ऑटोमन ड्रीम पाले हुए है। ऑटोमन ड्रीम वो है कि जो पुराना ऑटोमन साम्राज्य है वैसा ही तुर्की को रुतबा दिलाना है। और जिस तरीके से तुर्क जो थे वो पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर डोमिनेंस रखते थे, वो पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर डोमिनेंस रखते थे, दोबारा से इसी डोमिनेंस को, और जो पूरे इस नॉर्दर्न अफ्रीका के ऊपर डोमिनेंस रखते थे, उस ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से हमें टर्की को उसी लेवल पर लेकर जाना है। इसी को कहा जाता है ऑटोमन ड्रीम। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में क्योंकि उसे इसको इस लेवल पर लेकर जाना है, और दूसरी तरफ से अरब वर्ल्ड जो है उसके साथ टर्की की बहुत पुरानी दुश्मनी रही है, और पाकिस्तान जो है वो अरब वर्ल्ड का पिट्ठू रहा है। लेकिन अरब वर्ल्ड आज के दिन मार्केट देख रहा है, और अरब वर्ल्ड इंडिया की तरफ आ गया, तो पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती ख़त्म हो गई। तो टर्की जो है उसने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाना शुरू किया। यानी अरब वर्ल्ड इंडिया की तरफ आ गया, क्योंकि इंडिया के अंदर मार्केट है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। और उसी का एग्जाम्पल आप देखेंगे कि दुबई ने कश्मीर के अंदर अप्रॉक्सीमेट $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का वादा कर दिया है, बल्कि खुद एक मुस्लिम देश कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग होगा ये सोच सकते हैं। अब इंडिया को पता है कि ये जो टर्की है ये पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और टर्की की अगर आप ओरिजिनल चाल देखोगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगी एक सिचुएशन। वो सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आपको इस जगह पर एक देश नज़र आ रहा होगा जिसका नाम है आर्मेनिया। यहाँ आपको एक देश नज़र आएगा जिसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है। इस आर्मेनिया की टर्की के साथ दुश्मनी है, क्योंकि 1915 के अंदर टर्किश फोर्सेस ने एक जेनोसाइड किया था, और लगभग 15 लाख आर्मेनियंस को मार डाला था। आर्मेनिया इसीलिए टर्की से नफरत करता है। छोटा सा देश है, 30 लाख के करीब की पॉपुलेशन है। दूसरी तरफ अजरबैजान है। इस अजरबैजान मुस्लिम देश है, और इस मुस्लिम देश को अगर आप देखें तो आर्मेनिया और अजरबैजान की खुलकर दुश्मनी है। नौगार्नो काराबाख इलाका, पिछले साल आर्मेनिया अजरबैजान की लगभग 15 दिन लड़ाई हुई, और नौगार्नो
काराबाख इलाके के अंदर अजरबैजान और आर्मेनिया लड़े थे, आर्मेनिया को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और उसके पीछे टर्की के ड्रोन और इजरायली बॉम्ब्स और लेजर गाइडेड मिसाइल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम आई थी। यानी अब हालांकि उसमें रशिया का भी रोल था, वो बाद में देखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये हालात पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं यहां इस इलाके में। अब यहां पर इंडिया क्या कर रहा है ये देखिए। इंडिया ने एक प्लान जो 2000 में बनाया था वो ये था कि यहाँ से बंदर अब्बास जो पोर्ट है यहाँ से रोड लेके जाया जाएगा इधर तक, यहाँ से रोड और रेल लिंक यहाँ से बाकू तक सामान ले जाया जाएगा समंदर से, और यहाँ से वो डायरेक्ट रशिया के अंदर एंटर करके ईस्टर्न यूरोप में मामले को सेटल कर देंगे, या ईस्टर्न यूरोप तक। इसी को नाम दिया गया नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। अब टर्की का जो रोल है वो यहां पर ये है कि टर्की अजरबैजान के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाकर यहां बीच में ये देश है आर्मेनिया, इस इलाके पर कब्जा करके ये है अजरबैजान। एक तो इस हिस्सा अजरबैजान का ये है और बाकी अजरबैजान ये वाला है, ये वाला। और इसके बाद ये इलाका है सेंट्रल एशिया, समझे। इस सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। कजाक, तुर्क, उज़्बेक, ताजिक, किर्गिज, ये 5 देश हैं। कौन सा रह गया भाई? हाँ, 5 देश है। और ये सारे के सारे ऑन एन एवरेज या मोटे तौर पर तुर्क कहलाते हैं। इधर ये ईरान है जो तुर्क नहीं है, ये पर्शियन है और ये एक तरीके की आर्यन रेस है। यहां टर्की चाहता है कि किसी भी तरीके से अजरबैजान के साथ मिलकर, अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में बढ़ाओ, अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ाओ, अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ाओ, और ये पूरा इलाका तुम्हारे डोमिनेंस में आ जाएगा, तुम्हारे प्रभाव में आ जाएगा, सारे तुम्हारे अनुसार, तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। यानी इस नक्शे को अगर अच्छे से देख लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टर्की अपना असर यहाँ, इससे सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक अपना असर बढ़ाना चाहता है और इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफियर कर सकता है। लेकिन ये जो टर्की का डोमिनेंस है ये खतरनाक है किसके लिए? ईरान के लिए, क्योंकि ईरान अफगानिस्तान का पड़ोसी है और टर्की का ईरान में डोमिनेंस बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि टर्की का अफगानिस्तान में डोमिनेंस बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि ईरान के लिए और ज़्यादा खतरा पैदा हो जाना। ऊपर से टर्की और पाकिस्तान साथ में आ जाएंगे तो ईरान और ज़्यादा घिर जाएगा। सोच कर देखिए, एक क्रेसेंट बनता हुआ नजर आएगा। और इंडिया के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि अगर टर्की जैसा देश इंडिया पाकिस्तान का साथ देता है तो पाकिस्तान मजबूत बन के उभरता है, तो इंडिया के लिए सरदर्द है। इंडिया ने इसी की चाल चली। याद कीजिए, कुछ टाइम पहले हमारे प्रधानमंत्री रशिया से आते हुए जॉर्जिया होकर आए और जॉर्जिया के अंदर जाकर जॉर्जिया की महारानी की एक जो रेलिक्स थे, कुछ अवशेष थे, वो जॉर्जिया को दे दिए। जॉर्जिया वाले खुश होकर हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच। वो हिस्टोरिकल बात है बाद की। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो अभी कुछ दिन पहले या 2-3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री कजाकिस्तान गए, 1500 करोड़ का वहाँ पर गिफ्ट दे के आए। उसके बाद ताजिकिस्तान गए, वहाँ पर काफ़ी गिफ्ट्स दिए। और दोनों देशों में होने के बाद, इन 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में होने के चक्कर लगाने के बाद वो सीधा पहुँचे आर्मेनिया। ये टर्निंग पॉइंट है। और कैसे पाकिस्तान को और टर्की को पटखनी देने की तैयारी है ये सोचिए। इंडिया अब क्या कर रहा है इस पूरी लोकेशन के अंदर? यहाँ एक ये छोटा सा देश आर्मेनिया है जो 30 लाख की आबादी वाला बहुत कमज़ोर सा देश है, और हालात ये हैं कि अजरबैजान से बुरी तरीके से पिटाई खा चुका है।
पैसे कम हैं, दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। ईरान जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सपोर्ट कर नहीं पाया। अब यहां से इंडिया ने खेल किया। क्या खेल किया? इंडिया ने अपना नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर वाला जो मामला था, जो अजरबैजान से जाना था बाकू होते हुए, वो कैंसिल कर दिया। अब इंडिया ने ये कहा कि हमारा जो नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो यहाँ से बंदर अब्बास या चाबहार पहुँचेगा, यहाँ से ये ईरान के इस रास्ते से होकर इधर पहुँचेगा, यानी इंडिया ईरान का इस्तेमाल या ईरान से अफगानिस्तान में भी एंट्री करने के लिए कर सकता है। इंडिया अगर यहाँ प्रेजेंट है तो इधर से पाकिस्तान के अंदर भी नज़र रख सकता है, बलूचिस्तान में, और इंडिया यहाँ से सेंट्रल एशिया के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है। और इंडिया ने यहाँ से एक रोड लिंक डेवलप किया आर्मेनिया तक, अजरबैजान को किया कैंसल और आर्मेनिया से उस ट्रेड रूट को घुमा दिया और यहाँ से जॉर्जिया के साथ दोस्ती की, और जॉर्जिया से एक रूट एंट्री करेगा रशिया और दूसरा जॉर्जिया से एंट्री करेंगे ब्लैक सी। ब्लैक सी में पहुंचने के बाद हमारे को रोमानिया से लेकर, मालदोवा से लेकर, यूक्रेन से लेकर सारे देशों के अंदर, बुल्गारिया तक के अंदर एंट्री मिलेगी और जितने भी ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी मार्केट तक हम पहुंच जाएंगे शॉर्ट रूट से। 3 से 4 दिन बच रहे हैं, 3 से 4 दिन बचेंगे और अप्रॉक्सीमेट 30% हमारी कॉस्ट बचेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बचेगी। और साथ में हम सेंट्रल एशिया भी पहुंचेंगे और सेंट्रल एशिया की मार्केट्स में पहुंचने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको कंट्रोल करेंगे, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस को काउंटर करेंगे और टर्की का जो ऑटोमन ड्रीम है उसे ख़त्म करेंगे और हमें जो मार्केट मिलेगी वो अलग। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो किर्गिस्तान को हम जाकर 1500 करोड़ रुपए जो गिफ्ट दे के आ रहे हैं वो इसी वजह से है। 1500 करोड़ रुपीस इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे यहाँ मतलब बहुत छोटे मोटे कामों के लिए ही 1200 करोड़ 1500 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो टर्की ने सपना देख रखा था उसको भांजी मार दी, उसको कमज़ोर कर दिया, उसकी दोस्ती को ख़त्म करके रख दिया। किसने? इंडिया ने। टर्की की धज्जियाँ उड़ा के रख दी, आर्मेनिया के साथ दोस्ती बढ़ाकर टर्की की हालत ख़राब कर दी। जब साइप्रस के अंदर इंडिया जो है इंटरफियर करता है और साइप्रस को खुल के सपोर्ट करता है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़कर आज के दिन इंडिया जिस तरीके से आगे बढ़कर दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ रहा है, अपना रौब दिखा रहा है, वो गजब है। और उसी रौब का असर ये है आज के दिन कि इंडिया जो है अपनी इंडस्ट्रीज और दूसरी चीज़ों के लिए मार्केट तो ढूंढ ही रहा है, लेकिन सुपर पावर होने का एक दावा भी ठोकता हुआ नजर आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, एक दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है। और आर्मेनिया के अंदर और जॉर्जिया के अंदर जिस तरीके का इंडिया ने पोस्चर दिखाया, जबकि जॉर्जिया की रशिया से रत्ती भर भी नहीं बनती है, और इंडिया ने जिस तरीके से उनको अपना पोस्चर दिखाया और रशिया के अगेंस्ट जाते हुए जॉर्जिया से दोस्ती करी, वो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर पोस्चर है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के इस प्लान को बुरी तरीके से धूल चटा दी कि अरब वर्ल्ड तो हमारे साथ है, लेकिन टर्की जैसा कंगाल जो देश है उसको भी तुम्हारे साथ नहीं खड़े होने देंगे और धज्जियां उड़ाएंगे। ये इंडिया का बहुत अच्छा पोस्चर है जो आगे आने वाले समय में इंडिया को सपोर्ट करने वाला है। बहुत अच्छे स्टेप्स, टर्की और पाकिस्तान को पटकनी, सपने चूर चूर कर दिए। कहाँ तो टर्की ऑटोमन एम्पायर बनाने की सोच रहा है, कहाँ इंडिया ने आर्मेनिया के अंदर पहुंच के टर्की के पसीने छुड़वा दिए हैं। ईरान की दोस्ती मिलेगी, आर्मेनिया का साथ मिलेगा, जॉर्जिया से रास्ता मिलेगा और यूरोपियन मार्केट मिलेगी। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी की आज के दिन की धार है। और ईरान से दोस्ती होने का मतलब कि बेटा आप अभी अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकले हैं, अफगानिस्तान में अब जो तूफान आ रहा है आप उसमें मजबूती के साथ
खड़े हुए हैं और अब वहाँ पर जो आप कमरे में साइड में खड़े हुए सारे हालात को देख रहे थे, अब अपनी राजनीति करना शुरू कर चुके हैं। अगले 2-3 महीने में इंडियन पॉलिटिक्स जो अफगानिस्तान में चल रही है उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब तो इंडिया ने खेलना शुरू किया है और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ानी शुरू करेंगे। तो आने वाले समय में क्या होता है वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।